बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे चैप्टर 1 का। हमने स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हम जब भी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, और मैंने आपको ये सारी चीज़ें बेटा साथ साथ प्रैक्टिकली भी करके दिखानी है। आपने भी घर में, आपके घर में यकीन लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर अवेलेबल होगा, आपने उसके ऊपर कोड ब्लॉक इंस्टॉल करना है और साथ साथ प्रैक्टिकली काम करना है। अब बेटा मैं आपको ये चीज़ बावर करवाता चलूँ कि जो आपका 10th का सिलेबस है बेटा, ये जो है सीधी सी बात है, इसको आपने रट्टा नहीं लगा सकते। इसको आप समझ के करेंगे तो आपको इन फ्यूचर जब आप कंप्यूटर फील्ड में जाएंगे तो इसका बेटा आपको फ़ायदा भी होगा। लिहाजा बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अपने कंप्यूटर्स पर कोड ब्लॉक, अगर कोड ब्लॉक इंस्टॉल नहीं हो रही तो डेव C++ कोई सा भी आईडी इंस्टॉल करें। उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, जो जो चीज़ें प्रैक्टिकली करवाता जाऊँगा, आपने भी घर में उसको आपने करके देखना है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको सी लैंग्वेज उतनी ही समझ आएगी। और अगर आप जस्ट ये करेंगे जी मैंने जैसे पहले रटा लगा लिया था अभी उसको लगा लूँगा, तो बेटा उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं और इसमें पेपर भी आपका थोड़ा सा 9th के पैटर्न से हट के आएगा कि इसमें एक प्रोग्राम भी आ सकता है, फिर इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फाइंड एरर, फाइंड आउटपुट, यानी इसमें कोड सेगमेंट से एरर फाइंड करें, कोड सेगमेंट के आउटपुट बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा अटैम्प्ट करता है जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और जिसने जस्ट उसको रटा लगाया होता है वो ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता। तो ये सारे जो चीज़ें आपके नोट्स में अवेलेबल हैं, बुक में अवेलेबल हैं, तो आपने कोशिश ये करने के साथ साथ आप इसको अपने घर में इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसकी प्रैक्टिस करें, ख़ुद उसको थोड़ा सा चेंज करके देखें। जितनी आप ख़ुद उसमें जो है वो माइंड सेट लगाएंगे, सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, चीज़ें आपको समझ आएगी। और जो प्रोग्रामिंग है, जो कोडिंग है, ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप थिंकिंग करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है बेटा उसको कंप्लीट करें, ताकि फिर हम अगले चैप्टर 2 पे आ जाएं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जी स्टूडेंट। आज लेक्चर 7 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज आपने अपने नोट्स, टेक्स्ट बुक सामने रखनी है और उसको बेटा साथ साथ देखते जाना आपने। तो जब हम लेक्चर 7 में चैप्टर 1 की बात करते हैं, सॉल्व एक्सरसाइज, सबसे पहले आपके पास MCQs आते हैं। सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नॉन एज। 4 ऑप्शन है इसका। पहली ऑप्शन है ए कंपाइलर, दूसरी ऑप्शन है एडिटर, तीसरी ऑप्शन है NID, चौथी ऑप्शन है डिबगर। इसमें करेक्ट ऑप्शन यकीनन आपको पता होगी IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अपना प्रोग्राम किस में लिखता है, एक ID में लिखता है। दूसरा MCQ है डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम फाइल्स टू मशीन अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। ये काम कौन करता है, कंपाइलर। यानी कंपाइलर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, और हर लैंग्वेज में ये बिल्टन होता है, ज़हन में रखें। कुछ लैंग्वेजेस में इंटरप्रेटर होता है, कुछ लैंग्वेजेस में कंपाइलर होता है, और एक असेंबलर भी होता है जो कि सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए फ़िक्स होता है। तो जो सी लैंग्वेज है, अगर आपसे पूछा जाए, कभी MCQ में पूछा जाए कि सी लैंग्वेज में कौन सा ट्रांसलेटर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है और उसके बाद हमारे प्रोग्राम के अंदर से एरर ढूंढता है, तो बच्चे आपने फ़ौरन बताना कि कंपाइलर जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर, यानी इसमें ए ऑप्शन जो है वो ठीक है कि कंपाइलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्रोग्राम फाइल को मशीन कोड में तब्दील करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट, तीसरा MCQ है कि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलो सम ग्रामर रूल्स नॉन एज। ये उसकी डेफिनेशन भी है रिजर्व वर्ड्स की। इसको हम इसके सिंटैक्स कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, और उन रूल्स को बेटा हम क्या कहते हैं, बी ऑप्शन ठीक है, सिंटैक्स। फोर्थ MCQ है लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड एंड मस्ट नॉट बी यूज फॉर द प्रोग्रामर टू नेम इज ओन वेरिएबल। यानी उसको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते, यानी ऐसे वर्ड्स जिनको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते और उनका मकसद पहले से तयशुदा है, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स। इसी तरह नेक्स्ट MCQ है, ये बेसिकली 5 आना था। इंक्लूड स्टेटमेंट आर रिटन इन डैश सेक्शन, हेडर सेक्शन में। ये 5वीं ऑप्शन है, ये छठा ये है
डैश आर एडेड टू द सोर्स कोड टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन द टेक्निक एंड एल्गोरिथम यूज बाय द प्रोग्रामर। ये कमेंट्स इसकी ऑप्शन आएगी कि सोर्स कोड में हम लिख देते हैं ताकि जो प्रोग्रामर है उसको बात समझ आ जाए। 7th MCQ है डैश आर द वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। अब ये डेफिनेशन भी अगर आप सिंपल शॉर्ट में पूछा जाएगा व्हाट आर द कांस्टेंट, तो आप इसी को एज अ डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कांस्टेंट आर द वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ए फ्लोट यूजेस डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है कि जो फ्लोट है वो कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट लेता है। इसी तरह 9 है फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल वो यूज़ डैश ऑपरेटर। तो हम इज इक्वल टू ऑपरेटर जो ए इज इक्वल टू 100, तो 100 किस में मिल रहा है ए को, तो इज इक्वल टू जो है ये आपका क्या है बेटा, जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। MCQ नंबर 10 है डैश कैन बी थॉट ऑफ अ कंटेनर टू स्टोर कांस्टेंट। ये अभी हमने बात की कि वेरिएबल बेसिकली क्या है, एक लोकेशन है, एक बर्तन है जिसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं। क्या डालते हैं, कांस्टेंट डालते हैं कि a इज इक्वल टू 10, यानी 10 क्या है मेरा कांस्टेंट। यानी देखें ना यहाँ पे ये कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं दोबारा रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों के इसमें प्रॉब्लम होती है कि a इज इक्वल टू 10। अब a मेरा क्या है, वेरिएबल का नेम है, और 10 अब यहाँ पे आप उसको बताएंगे भी इंट टाइप है किस किस्म का है, तो मैं इसको कहता हूँ कि इंट टाइप है, इंट a इज इक्वल टू 10। तो 10 कांस्टेंट है, a वेरिएबल है, तो हमेशा कांस्टेंट राइट टू लेफ्ट वेरिएबल को असाइन होता है। तो यहाँ कांस्टेंट आपका इंटीजर भी हो सकता है, साइन इंट, अनसाइन इंट, फिर आपका वो हो सकता है फ्लोट वैल्यू हो सकती है, करैक्टर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो डैश कैन बी कंटेनर टू स्टोर कांस्टेंट, यानी ऐसा बर्तन, यानी ये बेसिकली क्या करेगा, ए इस लोकेशन को एक स्पेस देगा रैम में और उसके अंदर क्या स्टोर करवा देगा 10। तो ये क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर क्या स्टोर होती हैं, हमारे कांस्टेंट जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे MCQ जो हैं वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पेपर में आते तो नहीं है मगर इसको आप देख लीजिएगा। NID कंबाइंड टेक्स्ट एडिटर, लाइब्रेरी, कंपाइलर, डिबगर इन अ सिंगल इंटरफेस, ठीक है। ये आपका जो नीचे इसके आंसर भी दिए होंगे आपका ट्रू है। कंप्यूटर रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ सोर्स को रिटन प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज, ये भी आपका ट्रू है। कॉलमन इज़ रिजर्व्ड इन द C प्रोग्राम, ये भी आपका ट्रू। कमेंट्स जो है ये गलत है ये वाला। ए फ्लोट कैन स्टोर रेल अप टू 6 डिजिट, हाँ जी ये ठीक है, तो ये आपने इसको वहाँ पे देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का आपका डिफाइन द फॉलोइंग। ID ये हमने डेफिनेशन कर ली, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे आप प्रोग्राम लिखते हैं, टाइप करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइलर दूसरी डेफिनेशन है, ये मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ, पीछे हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं जैसे आपको मैं बताता जा रहा हूँ। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करने में मशीन कोड में, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, जबकि और वो प्रोग्राम जो किसी हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम स्टूडेंट कहते हैं सोर्स कोड, और जो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है और जो हमें जवाब देता है, आंसर देता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, और उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है। अब यहाँ पे मैंने उस वक्त भी आपको बताया था बेटा, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन इज़ अ बोथ थिंग, कि हम क्या करते हैं, पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, याद होगा मैंने आपको लास्ट टाइम कोड ब्लॉक में करके भी दिखाया था कि ये पहले हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे फिर उसको रन करेंगे। तो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। कंपाइलेशन से क्या मुराद है कि जो मेरा प्रोग्राम है वो हाई से मशीन में चेंज हो जाए, और उसको कन्वर्ट करने के बाद अगर उसके अंदर कोई एरर्स हैं तो वो मुझे बताए और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स भी हम इसको कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका C लैंग्वेज में पहले से मकसद तयशुदा है, प्री डिफ़ाइन है, और उसको हम अपनी तरफ से रीडिफ़ाइन नहीं कर सकते, ऐसे वर्ड्स को स्टूडेंट हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। मेन सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, ये हमने बात की थी कि C लैंग्वेज में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आपका हेडर सेक्शन होगा जिसमें आप लाइब्रेरी फाइल्स ऐड करते हैं। दूसरे सेक्शन पे आपका मेन सेक्शन होगा, और आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो मेन सेक्शन से शुरू होती है। और हमारा हर C लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन ज़रूर होता है जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं, और मेन फंक्शन के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसकी बॉडी को रखते हैं। 4 डाटा टाइप। अब 4 डाटा टाइप, करैक्टर डाटा टाइप,
ये ऐसा डाटा टाइप होता है जिस जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट जगह कंज्यूम करता है और उसमें हम एक वक्त में एक करैक्टर स्टोर करवाते हैं। अब करैक्टर में करैक्टर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, करैक्टर अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, कुछ सिंबल भी हो सकता है। तो ये आपके एक्सरसाइज की पहली 5 डेफिनेशन है, जो वैसे आपके नोट्स में एक्स्ट्रा डेफिनेशन भी अवेलेबल है। तो ये आपकी एक्सरसाइज की 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। अगले आपके लॉन्ग क्वेश्चन है कि वाई वी नीड अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। जिस तरह बिल्कुल कोई गार्डियन है या कोई और जो पेंटिंग करने वाला बंदा है, उसको काम करने के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है। जब तक उसके पास टूल्स नहीं होंगे वो काम नहीं कर सकता। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसने प्रोग्राम बनाना है, जिसने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पे बैठ के वो प्रोग्राम टाइप करे टेक्स्ट एडिटर में, फिर उसको कंपाइल करे, फिर उसको रन करे, फिर डिबग करे। तो जब तक उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म कौन सा है, कोड ब्लॉक, ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम जो है, ये हमारी आईडी है, ये बेसिकली क्या हमारी आईडी है जिसके ऊपर हमने ये सारा प्रोग्राम बैठ के टाइप किया है। ठीक है, हमने टाइप किया है टेक्स्ट एडिटर, फिर उसको मैंने कंपाइल किया है, फिर उसको मैंने रन किया है। तो अगर ये मेरे पास आईडी ना होती तो मैं जो प्रोग्राम जो है ये टाइप नहीं कर सकता था। तो ये जब तक मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी मैं एक अच्छा प्रोग्राम नहीं बना सकता हूँ। तो बहुत से आईडी होते हैं, ठीक है, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अगर कोड ब्लॉक नहीं करने तो डेव C++ वगैरह जो है ये भी कॉमनली यूज़ होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। राइट द स्टेप टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम फाइल आईडी ऑन योर लैब। ये लैब का आपका काम है कि आप इंस्टॉल करें। अब इसको इंस्टॉल आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जैसे यहाँ मैंने भी एक मेंशन की हुई है, वैसे आप गूगल पे जाके कोड ब्लॉक जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर बता देगा। और मैंने आप इसमें एक आपको बताया था कि बाद दफ़ा ये होता है कि बच्चे आके हमें क्लास में कह रहे होते हैं कि सर मेरा जो कोड ब्लॉक है वो एरर दे रहा है। तो एरर जब ऐसी सूरत हाल हो तो आप उसको सही कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार यह है कि आप यहाँ पे आएँ, उसमें टूल्स में आएँ, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। टूल्स में आके उसकी आप सेटिंग करें, ठीक है, ये सेटिंग के ऑप्शन आ गए, सेटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। और जब आप सेटिंग और इन्वायरमेंट में आएंगे, ये देखें ये कंपाइलर के ऑप्शन आ गए, ठीक है। तो ये कंपाइलर जो है आपका यहाँ इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये कंपाइलर इंस्टॉल किया GNU/GCC कंपाइलर, ठीक है। तो ये बाद दफ़ा इंस्टॉल नहीं होता। आम तौर पर जो आपका जो विंडो 10 है वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। उसको ऑटो डिटेक्ट करवा दें, जब ऑटो डिटेक्ट करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है उसको जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अगर विंडोज़ 7 है तो वहाँ पे आप क्या करें कि जो कंपाइलर है वो मेन GW बेसिक अलहदा से इंस्टॉल करवा लें। जैसे मैंने यहाँ मेन GW ये रखा हुआ है, ठीक है, आप उसको अलहदा से इंस्टॉल करवा लें। ये मैंने कोड ब्लॉक इंस्टॉल की हुई है, ये मेन GW बेसिक। तो चूँकि मेरे पास विंडोज़ 7 है, लिहाजा मेरे पास ये प्रॉब्लम कर रही थी इसका कंपाइलर, तो मैंने पहले कोड ब्लॉक 32 बिट किया, फिर उसके बाद उसका मैंने मेन GW बेसिक इंस्टॉलर अलहदा कर लिया। तो अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके पास इशू नहीं होना चाहिए। आप कोड ब्लॉक करेंगे तो कोड ब्लॉक के अंदर आपने वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें लिखा हो इंक्लूड मेन GW इंस्टॉलर, साथ ऑप्शन दे रहा होता है। जब आप सेलेक्ट करेंगे 64 बिट और साथ ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूड मेन GW बेसिक इंस्टॉलर, तो आप इंक्लूड वाले मेन GW बेसिक इंस्टॉलर को आप जो है उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो प्रैक्टिकल वर्क है। इंस्टॉल करें कोड ब्लॉक को, डबल क्लिक करें इंस्टॉलर के ऊपर, ठीक है। जब आप डबल क्लिक करेंगे फिर आप जो कोड ब्लॉक को रन करेंगे और आपके पास जो है वो फिर इसमें ऑटो डिटेक्शन, बाद दफ़ा अगर कंपाइलर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो उसकी सेटिंग में जाके जैसे मैंने भी आपको बताया था उसको डिटेक्ट कर ले, तो ये कोड ब्लॉक की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब इस पर तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, वो यकीनन आपको पता भी चल गया होगा कि आपने जब कोड ब्लॉक ओपन करना है, ये कोड ब्लॉक आपका इंस्टॉल होगा, ये प्रोग्राम आपने टाइप कर लिया, ठीक है। इसके डिफरेंट जैसे फ़ाइल न्यू अगर प्रोग्राम ओपन करना है, ठीक है, एम्प्टी फाइल पे क्लिक करें, आपका नया प्रोग्राम ओपन हो गया। पहले से बना हुआ प्रोग्राम ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करें, ये सारे प्रोग्राम मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं चैप्टर 2 के, यहाँ से उसको ओपन कर लें, ठीक है। फिर अगर आपने सेव करना है तो ये सेव की फ़ाइल है, सेव फाइल, यहाँ से सेव पे क्लिक कर लें। फिर आपने प्रोग्राम को अगर कंपाइल करना है तो ये बटन आपको कंपाइल का नज़र आ रहा है, जहाँ बिल्ड की ऑप्शन नज़र आ रही है, ये रन की आ रही है। तो ये आपका सारा जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ आपने प्रोग्राम टाइप करना है, जैसे एरर आएगा फ़ौरन आपको जो है कंपाइलर बताएगा जी आपका एरर है, आप उस एरर को ठीक करेंगे, प्रोग्राम आपका ठीक हो जाएगा। तो ये सारी आपने
प्रैक्टिस करनी है लैब में। लिखा हुआ है कि फाइल न्यू एम्प्टी फाइल पे जाएं, न्यू बटन भी है इसका, बटन पे भी क्लिक करके कर सकते हैं सेव, और ये चीज़ें आपके सामने आ गई। और जब आप इसको बिल्ड और रन करेंगे तो ये प्रोग्राम की आउटपुट आपके पास आ जाएगी। अगला आपका क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ कंपाइलर। ये हमने बात कर ली, ये एक्सरसाइज हम चूँकि कर रहे हैं। कंपाइलर का पर्पस हमने डिस्क्राइब कर ली कि कंपाइलर हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस में चेंज करता है, हमारे मशीन कोड के अंदर जो है वो चेंज करता है। लिस्ट डाउन 5 रिजर्व वर्ड्स, वैसे बहुत से हैं, इफ़, एल्स, फाइल, वाइल, इंट, फ्लोट, चार, ये सारे आपके क्या हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं। अगला आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर के मुख्तलिफ हिस्से वो बताएं। 3 हिस्से हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। मेन सेक्शन, आप सबसे पहले आपका हेडर सेक्शन आएगा, जिसके अंदर आप हेडर फाइल ऐड करते हैं। दूसरे नंबर पे आपका मेन सेक्शन आएगा, तीसरे नंबर पे आपका बॉडी सेक्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई वुड यूज़ द कमेंट्स इन सी प्रोग्राम। ये भी हम बात कर चुके हैं। कमेंट्स जो है वो फर्दर इंटरप्रिटेशन कोड को, और इसमें अगर आप अपने कोड को ही कुछ अरसे बाद देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट्स लगाएंगे, आपकी आसानी होगी। या को आपके कोड को कोई और बंदा देखता है तो उसमें भी आसानी होगी, और कमेंट्स लगाना ज़रूरी नहीं होता। फिर हमने इसमें बात की थी कि कमेंट्स की 2 टाइप्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स एक लाइन पे होता है और मल्टीपल लाइन एक से ज़्यादा लाइन पे। फिर हमने बात की थी डिफरेंशियल बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती, और वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन, उसको हम लेबल करते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और कांस्टेंट हमेशा वेरिएबल को मिलता है। फिर हमने बात किया था कि कांस्टेंट में उसकी फर्दर टाइप्स में इंटीजर कांस्टेंट जिसमें सिर्फ इंटीजर होता है, फ्लोट जिसमें पॉइंट होता है, करैक्टर कांस्टेंट जिसमें एक सिंगल करैक्टर होता है मगर डबल कोटेशन में बंद होता है, और वेरिएबल्स की डाटा टाइप में हमने बात की थी कि डाटा टाइप हम जब डिक्लेयर करवाते हैं इससे क्या मुराद है कि वेरिएबल में किस किस्म का डाटा स्टोर होना चाहिए और वो कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस है, जिसमें हमने इंट और उस इंट की फर्दर 2 टाइप्स, साइन इंट, अनसाइन इंट। फिर हमने फ्लोट पे बात की थी कि जो कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट प्रिंट करवाता है, और फिर हमने करैक्टर पे बात की थी। राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स को रूल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंशिएट बिटवीन चार एंड इंट, यानी करैक्टर और इंट जो आपके वेरिएबल डाटा टाइप हैं इसके बारे में आप बताएं। तो चार जो है वेरिएबल ऑफ द टाइप चार कैन स्टोर 1 करैक्टर ओनली, जिसमें सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक करैक्टर स्टोर हो, उसको हम कहते हैं ये हमारा करैक्टर वेरिएबल है। और इंटीजर वेरिएबल जिसमें यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू से क्या मुराद है, होल नंबर, यानी इसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर ना हो। इट टेक 1 बाइट ऑफ मेमोरी, जो करैक्टर टाइप डाटा है ये कंप्यूटर की मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट जगह कंज्यूम करता है, और बाइट मीन 1 करैक्टर, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ, बिट, बाइट, किलो बाइट, तो बाइट का दूसरा नाम करैक्टर भी है, 1 बाइट 1 करैक्टर। इसी तरह जो आपका इंटीजर है ये कंप्यूटर की मेमोरी में 4 बाइट्स जो है वो कंज्यूम करता है, और जो बेटा करैक्टर के लिए आप जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो 4 है, जो इंटीजर के लिए आप कीवर्ड यूज़ करते हैं वो इंट है, और आगे एग्जांपल है CHR, और ये डबल कोटेशन में हमने लिखा हुआ इंट आई, ये आगे डबल। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10 हाउ वी डिक्लेयर इनिशियलाइज अ वेरिएबल। ये हमने लास्ट टाइम बात कर ली है कि वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन हम कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन से मुराद ये है कि कंपाइलर को बताना कि मेरे वेरिएबल का नाम क्या और इसकी डाटा टाइप क्या है, और इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाना, और ये काम हम एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन ऑन द सेम लाइन। आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें मैच द कॉलम, ये बोर्ड में खैर नहीं आता, बोर्ड में जो आपके MCQs हैं बेटा सिर्फ MCQs ही आते हैं, मगर इसमें यह है कि बाद दफ़ा ट्रू एंड फॉल्स या मैच द कॉलम में कोई MCQs बना सकता है, ठीक है। तो इसने कॉलम A और B 2 कॉलम, जो उसका C में आपने आंसर लिखना, तो पहला का 1 का D आंसर है, 1 का D, C लॉन्ग आएगा इसके सामने, यहाँ आप लिखेंगे। टेक्स्ट एडिटर 2 का F नोट पैड, ठीक है। टेक्स्ट नोट पैड क्या है आपका, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। नोट पैड, वर्ड पैड, ये सारे आपके टेक्स्ट एडिटर हैं। कंपाइलर 3 का A मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 4 का C पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी, आजकल बड़ी इन है, बहुत से लोग इसको सीख रहे हैं। ये इसका जो बहुत सा जो स्ट्रक्चर है वो C लैंग्वेज से मिलता जुलता है। जब आप C लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं तो पाइथन में आपको आसानी आ जाती है। रिजर्व वर्ड्स 5वें का G, स्ट्रक एक रिजर्व वर्ड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है,
तो ये आप इंशाल्लाह ये सेकंड ईयर में इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस कंज्यूम करता है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं करना चाहते तो उससे पहले स्ट्रक लिख दें। स्ट्रक मीन कि स्पेस कंज्यूम ना करे, ठीक है। तो ये आगे चल के बड़ी क्लासों में इसका कंसेप्ट लेंगे। उसके बाद आपका हो गया जी लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन जो है इसमें बी आएगी, इंक्लूड स्टेटमेंट। लिंक सेक्शन आपका टॉप पे आता है, उससे पहले आप हैश लगाते हैं, हैश इंक्लूड, और आगे आपका क्या होगा, लिंक सेक्शन होगा। 7वें पे आता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, और बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में एज पे आएगा, ये आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस में जो आपका जो है ये आपका बॉडी आती है। और आखिर ये 8 कमेंट्स, 8 का ई में क्या है जी, ये आपका एक मल्टी लाइन कमेंट्स है, बैकस्लैश स्टैरिक ए प्लस बी, ये आपका हो गया। अब हम बेटा बात करते हैं प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की, कि हमारी प्रोग्राम देखें इस चैप्टर में बेटा बहुत से प्रोग्राम्स दिए हुए, बहुत से, और अच्छे दिए हुए हैं। आप जितनी बेटा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। देखें टीचर की कोशिश होती है कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से कन्वे किया जा सके और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए। वो बेटा आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा जो है उसको परफॉर्म करते हैं। जैसे आपके एक्सरसाइज का पहला प्रोग्राम है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ओपन द आईडी इंस्टॉल ऑन योर लैब कंप्यूटर फॉर राइटिंग सी प्रोग्राम, राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम इन द एडिटर एंड सेव। ये कहता है ये प्रोग्राम लिखो और उसको चला के दिखाओ, वेलकम टू द सी लैंग्वेज। तो इसको आप यहाँ मैंने ऑलरेडी ही इसको जो है रखा होगा कहीं ना कहीं, वेलकम टू द सी लैंग्वेज। ये आपका जो है वो चैप्टर 1 के आपके प्रोग्राम हैं ये सारे। ठीक है जी, इसमें आपके ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो ऑलरेडी, जैसे ये एक प्रोग्राम पड़ा हुआ वेलकम के नाम से, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें वेलकम टू द सी लैंग्वेज। अब इसमें देखें एक चीज़ आप ऐड कर लिया करें, हैश, इससे ये कि पहले वाली आउटपुट जो है क्लियर हो जाएगी। इंक्लूड CONIO.h, ये आपका हो गया। उसके बाद फिर यहाँ आप लगा लें गेट सी एच, ठीक हो गया। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको आती जाएंगी। इसको सेव कर ले, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, या यहाँ पे ये सेव का बटन बना हुआ है, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कहता जी कोई इसमें एरर नहीं, हाँ यहाँ दिया उसने हैश इंक्लूड के, देखें मैंने स्पेलिंग गलती से गलत लिखी है, INCLUDE। अब देखें दोबारा कंपाइल करें, कोई एरर नहीं है। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये देखें वेलकम टू द सी, यानी सी लैंग्वेज यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ गया, ठीक है। तो यही आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। मैं दोबारा अपनी स्लाइड पे चलता हूँ। कहता है ये प्रोग्राम टाइप करें और स्क्रीन पे दिखाएं, रन द प्रोग्राम टू सी द वेलकम टू द सी प्रोग्राम। हमने प्रिंट करके देख लिया, ठीक है। ये हमारा पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज का प्रोग्राम नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर variable of appropriate data type to store the personal data about your best friend and initialize the variable with following data type। कहता वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करें। अब डिक्लेयर नहीं उसने कहा, उसने कहा इनिशियलाइज कर लें। इंटीजर टाइप, जेंडर, एज, हिज हाइट, ये यहाँ मैंने दिया हुआ है प्रोग्राम, ये आपके नोट्स में भी अवेलेबल होगा। हैश इंक्लूड CONIO.h, नेम, ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, फिर उसको हमने इनिशियलाइज करवा लिया। नेम को हमने वैल्यू ए दी, जेंडर को मैंने M दिया, एज को 18 दिया, हाइट को ये दे दिया। ये प्रिंट एफ बैकस्लैश, यानी ये आप एस्केप सीक्वेंस ना आगे चल के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, न्यू लाइन के लिए होता है। बैकस्लैश T ये टैब के लिए होता है। योर नेम इज़ %T, चूँकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। करेक्टर है तो उसके लिए हम C यूज़ करेंगे, नेम को प्रिंट करवाए। प्रिंट एफ, फिर योर जेंडर इज़ %C, ये भी चूँकि करेक्टर टाइप उसका जेंडर को प्रिंट करवाए। प्रिंट ऑफ योर एज इज़, उसको प्रिंट करवाए। प्रिंट ऑफ योर हाइट इज़ दिस एंड हाइट, ये मैंने यहाँ टाइप किया होगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल ओपन, और ये चैप्टर 1 में ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने आ गया, ठीक है। सेम मैंने यहाँ ऑलरेडी ही आपके लिए टाइप करके रखा था ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत, ये यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने सबसे पहले क्या किया, हेडर फाइल ऐड की है, हैश इंक्लूड CONIO.h वाइड मेन, ये मेरा जो है वो उसका मेन फंक्शन है।
फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, नेम, जेंडर, ये उसकी डाटा टाइप मैंने क्या रखी, करैक्टर। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया एज, उसकी डाटा टाइप क्या रखी, इंटीजर। फिर एक मैंने वेरिएबल लिया हाइट, उसकी डाटा टाइप क्या रखी, फ्लोट। अब मैंने उसको इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है। वैसे ये काम आप एक लाइन में भी करवा सकते हैं कि यहीं पे जो है 4 नेम और आगे उसकी वैल्यू। तो नेम को मैंने इनिशियलाइज़ करवाया लेटर ए, जेंडर को मैंने एम दिया, एज को मैंने 18 दी, हाइट मैंने क्या दी है 6.2। फिर हम नीचे वही प्रिंट करवाया, प्रिंट एफ, ये एक फंक्शन है, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। डबल कोटेशन बैकस्लैश n, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, नई लाइन पे लाने के लिए। बैकस्लैश t, टैब, तकरीबन 8 स्पेसेस आगे प्रिंट करवाता है। योर नेम इज़, ये मैसेज है। फिर बैकस्लैश t और ये c फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये नाम को प्रिंट करवा देगा। फिर प्रिंट एफ, सेम चीज़, बैकस्लैश n, न्यू लाइन, टैब, योर नेम इज़, ये मैसेज आएगा साथ स्क्रीन पे, टैब और परसेंटेज c और जेंडर। फिर प्रिंट एफ, परसेंटेज n t, योर एज इज़, परसेंटेज एज प्रिंट करवाएगा। ठीक है, इसी तरह योर हाइट इज़ दिस और ये गेट ch। इसको हम कंपाइल करते हैं जी। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, उसने कोई एरर शो नहीं किया। फिर मैं इसको रन करता हूँ तो देखें स्टूडेंट, आपके सामने इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है, आउटपुट है। उसको मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये देखें, योर नेम इज़ ए, योर जेंडर इज़ दिस, योर एज इज़ 18। अब देखें, ये मैं जो आपको बता रहा था, फ्लोटिंग के बाद उसने 6 करैक्टर पूरे डिजिट पूरी किए, 1 2 3 4 5 6। तो फ्लोटिंग के बाद वो 6 डिजिट लेता है। ठीक है, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोग्रामिंग बेटा साथ साथ जो है वो सारी चला के दिखाई जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करवाएंगे, और साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी आ रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को भी हम कंप्लीट करवाएंगे। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।